हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए इलास्टिसिटी के लेसन में ही आगे बढ़ते हुए टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टॉपिक्स को पूरा समझने के लिए वीडियो को पूरा देखें। अगर यह आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस ऑलरेडी हम लोग डिफाइन कर चुके हैं। Restoring force developed per unit area of cross section in an object when subjected to certain deforming force, it is called the stress. Now there may be different ways to apply to implement the deforming force. Accordingly, there may be different types of the restoring force, different manners of the restoring force, and accordingly there may be different types of the stress. तो ये जनरली तीन तरह के स्ट्रेस मेन है। सबसे पहला जो स्ट्रेस है ये कहलाती है टेंसाइल स्ट्रेस। वैसे तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस होती है। नॉर्मल स्ट्रेस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स ऑफ द स्ट्रेस। वन इज टेंसाइल स्ट्रेस। तो फर्स्ट इज टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस नाम से ही पता लग रहा है टेंसाइल, यानी अगर मान लीजिए कोई लीनियर ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे कोई वायर है या कोई रॉड है, और उसके अंदर कोई टेंशन क्रिएट किया जाए बाय सस्पेंडिंग द वायर एंड देन लोडिंग इट बाय सर्टेन वेट, देन द स्ट्रेस डेवलप्ड इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए हम इस तरह से कंसीडर करें कि सपोज ये कोई वायर है या कोई रॉड है और इसमें यहां पर हमने कोई ये वेट सस्पेंड किया है, mg वेट यहां पर सस्पेंड किया है। इसके अंदर मान लीजिए रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है Fk इक्वल। तो ऐसे केस में क्या होगा, ये रिजिड सपोर्ट है, वायर या रॉड है, यहां पर वेट सस्पेंड किया गया है, वेट में फोर्स अप्लाई किया डाउनवर्ड, देयरफॉर सर्टेन टेंशन विल बी डेवलप्ड इन द ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से टेंशन की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हुई है इन टर्म्स ऑफ टेंशन, इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। सो इन वेरी सिंपल वे, द स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए लीनियर ऑब्जेक्ट लाइक वायर और रॉड अंडर टेंशन, इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। हालांकि फार्मूला तो वही रहेगा सेम। स्ट्रेस जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेस इज इक्वल टू रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। यानी ये जो टेंसाइल स्ट्रेस है, इस टेंसाइल स्ट्रेस के लिए मान लीजिए फोर्स, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप्ड, इट इज F, and let the area of cross section of the wire or the rod, it is A. In equilibrium की कंडीशन में क्या होगा, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जितना वेट यहां पर सस्पेंड किया गया है, न्यूमेरिकली रेस्टोरिंग फोर्स भी उतना ही होगा। F will be equal to mg. न्यूमेरिकली इट इज इक्वल बट इट इज इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ mg। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, मान लीजिए अगर वायर का या रॉड का रेडियस है r, if r is the radius then area of cross section will be equal to pi r square. Therefore we can say that tensile stress will be equal to mg upon pi r square. In this way we can determine this tensile stress. It is in the case when certain load is applied.
ये जो टेंशन की फोर्स है या इसके अंदर जो रेस्टोरिंग फोर्स है लीनियर ऑब्जेक्ट में हम डिफरेंट वेज में इसको अप्लाई कर सकते हैं। जैसे किसी वायर को अगर स्ट्रेच करें, उसको कोई सर्टेन फोर्स से पुल किया जाए, तब भी हम इसी तरह से ये F लेंगे। तो जो इसमें जो है F अपॉन A इट इज कॉल्ड द टेंसाइल स्ट्रेस। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ द स्ट्रेस। यूनिट विल रिमेन सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। इसमें जो यूनिट होगा, यूनिट में स्ट्रेस की किसी तरह से कोई चेंज नहीं आती है, यूनिट रिमेन सेम, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। सिमिलरली सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, हालांकि इसमें नॉर्मल, इसके लिए हम नॉर्मल स्ट्रेस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस का ही एक दूसरा केस और बनता है, ये कहलाती है कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। इन दोनों टाइप की स्ट्रेस के लिए हम एक सिंगल नेम यूज कर सकते हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन इंडिविजुअली इस तरह के लीनियर ऑब्जेक्ट्स के लिए टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस क्या होगा? अगर किसी सब्सटेंस को, किसी मैटर को, किसी बॉडी को अगर कंप्रेस किया जाए, ये भी यानी कोई भी सॉलिड बॉडी भी हो सकती है, कोई लिक्विड भी हो सकता है, गैसेस भी हो सकती है। मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम ये कहें कि कोई सिलेंडर है और सिलेंडर के अंदर कोई गैस भरी हुई है और इस गैस के को एक ये मूवेबल पिस्टन है, इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई किया जाए, मान लीजिए F फोर्स से इसको कंप्रेस किया गया है। तो कंप्रेस करने पर मान लीजिए एरिया इस पिस्टन का है A, तो यहां पर जो कंप्रेसिव स्ट्रेस होगी ये कितना होगा? जो भी सब्सटेंस को कंप्रेस किया जा रहा है, कंप्रेस किए जाने वाले सब्सटेंस के अंदर जो भी रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है, रेस्टोरिंग फोर्स डेवलप अंडर द फोर्स ऑफ कंप्रेशन in an object per unit area of cross section, it is called the compressive stress। यानी compressive stress क्या हुई? The restoring force developed in a substance or in object when compressed by certain external force, certain deforming force per unit area of cross section, it is called the compressive stress। हालांकि इसके लिए भी फॉर्मूला वही सेम रहेगा, restoring force F upon A, and in equilibrium what will happen? In equilibrium whatever is the deforming force, compressive force, same will be the restoring force। अगर हमने F फोर्स ये अप्लाई किया है तो restoring force भी F ही होगा इक्विलिब्रियम की स्टेट में, इसलिए F upon A। But in case of certain cases, for example in case of gas, अगर मान लीजिए कोई गैस है, then this force upon area it will become इक्वल टू द प्रेशर। ये प्रेशर के इक्वल भी हो जाएगा, इसीलिए इसको कंप्रेसिव स्ट्रेस नेम दिया गया है, क्योंकि कंप्रेशन है, कंप्रेस करने किया जा रहा है सब्सटेंस को, कंप्रेस करने पर इट विल क्रिएट ए प्रेशर ऑन द बॉडी, ऑन द मैटर। सो इट विल बी इन केस ऑफ सच टाइप ऑफ द सब्सटेंसेस, जैसे कोई लिक्विड्स हैं, गैसेस हैं, उनको अगर कंप्रेस किया जाए तो ये न्यूमेरिकली इक्वल होगा टू द प्रेशर अप्लाइड। ये प्रेशर अप्लाइड के इक्वल भी होगा, हालांकि इसकी भी यूनिट वही सेम रहेगी, यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेस, इट इज टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये भी नाम से ही पता लग रहा है, टेंजेंशियल यानी टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई स्ट्रेस अगर क्रिएट किया जाए। किस तरीके से? मान लीजिए हमारे पास ये कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है, कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए कोई क्यूबॉइड टाइप का ऑब्जेक्ट है। इस क्यूबॉइड टाइप के ऑब्जेक्ट के मान लीजिए ये क्यूबॉइड टाइप के ऑब्जेक्ट पर इसके अपर फेस पर कोई टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जाए। ऐसा फोर्स अप्लाई करने से क्या होगा? इस क्यूबिकल शेप के ऑब्जेक्ट के अंदर एक एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। इसके जो डिफरेंट स्लाइसेस हैं, डिफरेंट लेयर्स हैं सब्सटेंस के, वो इस तरह से लिटरली डिस्प्लेस हो जाएंगे और इसकी बॉडी की शेप में एक इस तरह से एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा। इस तरह का जो एंगुलर डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा, उसकी वजह से जितनी भी स्ट्रेस यहां पर डेवलप हो रही है, ये स्ट्रेस कहलाएगी टेंजेंशियल स्ट्रेस। यानी अगर डिफॉर्मिंग फोर्स टेंजेंशियल है टू ए सरफेस ऑफ ए बॉडी हुज अपोजिट सरफेस इज
fixed with a rigid support, then the stress developed in the body will be tangential stress. हालांकि ये टेंजेंशियल स्ट्रेस भी न्यूमेरिकली वही F/A। अगर मान लीजिए इस अपर फेस का एरिया है A, अप्लाइड फोर्स है F, in equilibrium what will happen? The restoring force developed in the body will be numerically equal to the applied deforming force. So the tangential stress will become F/A and the unit will remain same, that is Newton per meter square or Pascal. So there are three types of the different types of these stresses. तीन तरह की ये स्ट्रेस हो सकती हैं। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली और है, भले ही चाहे हम स्ट्रेस को डिफाइन कर रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्ट्रेस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो तीन तरह से ये फोर्स क्योंकि अप्लाई किए जा सकते हैं, तीन तरह से डिफॉर्मेशन क्रिएट की जा सकती है, अकॉर्डिंगली तीन तरह के ये स्ट्रेस होते हैं। इन्हीं के रिस्पेक्ट में तीन तरह के स्ट्रेन्स हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स में स्ट्रेन हमने क्या डिफाइन किया था लास्ट वीडियो में, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, स्ट्रेन इज द फ्रैक्शनल चेंज इन एनी डायमेंशन, एनी डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी डायमेंशन में जो जो फ्रैक्शनल चेंज है, यानी चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, इट इज कॉल्ड द स्ट्रेन। तो ये स्ट्रेन भी इन्हीं के तीन टाइप के अकॉर्डिंगली तीन तरह की हो सकती है। फर्स्ट केस जिस समय टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई की जा रही है टू ए लीनियर बॉडी, देन द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। longitudinal strain means longitudinal strain is it may be defined, क्योंकि देखिए डेफिनेशन तो वही रहनी है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो यहाँ पर लॉन्गिट्यूडिनल के केस में क्या होगा, लीनियर ऑब्जेक्ट के केस में लेंथ चेंज होगी। मान लीजिए ये वेट सस्पेंड करने पर इसकी जो ओरिजिनल लेंथ थी ये थी कैपिटल L, और ये जो चेंज इन लेंथ है ये है स्मॉल l। तो हम इसको क्या डिफाइन करेंगे, रेशियो ऑफ change in length to the original length when an object is subjected under tensile stress, it is called the longitudinal strain. The ratio of change in length to the original length, हालांकि अगर ये लोड अप्लाई किया गया है तो चेंज इन लेंथ कैसी होगी, इंक्रीज इन लेंथ, लेकिन हम इन जनरल डिफाइन करेंगे the ratio of change in length to the original length when the body is subjected under tensile stress, it is called longitudinal strain। यानी अगर हमने ये change in length let it is small l and original length of the wire or rod it is capital L, then longitudinal strain it is small l upon capital L, as it is ratio of the two quantities of similar nature, therefore it will have no unit, it is a dimensionless quantity। So all types of strain are dimensionless quantity, इसलिए इसके लिए यूनिट कोई नहीं, नो यूनिट। इसी तरह से सेकंड टाइप ऑफ स्ट्रेन इट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, यानी जिस समय स्ट्रेस अप्लाई की गई है कंप्रेसिव स्ट्रेस से किसी भी मेटल को, किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी बॉडी को कंप्रेस किया गया है, सो देयर विल बी ए डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम, there will be a change in volume। तो इस तरह से वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगी, हमने जैसा कि ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं कि इट इज द फ्रैक्शनल चेंज। तो ये फ्रैक्शनल चेंज किसकी हो जाएगी, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द मैटर, वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस,
जो भी हमने सब्सटेंस को कंप्रेस किया जा रहा है, जिस बॉडी के ऊपर, सब्सटेंस के ऊपर, मैटर के ऊपर कोई भी नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया गया है और उसको कंप्रेस किया गया है, तो चेंज इन वॉल्यूम या डिक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, दिस रेशियो इज नोन एज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में बी डिफाइंड इन अ वेरी सिंपल वे, द रेशियो ऑफ the change in volume or decrease in volume when subjected to a compressive stress. It is called the volumetric strain. यानी volumetric strain होगा change in volume upon original volume. Change in volume upon original volume, and again there will be no unit, क्योंकि मीटर क्यूब अपॉन मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, so it is again a dimensionless quantity. तो ये कहलाती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सिमिलरली थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रेन, इट इज कॉल्ड द शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन थर्ड केस में जो स्ट्रेन है, when the body is subjected to a tangential stress, जिसका कि एक फेस मान लीजिए किसी रिजिड सपोर्ट से फिक्स्ड है और जो अपोजिट फ्री सरफेस है उसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई किया गया है, then there will be an angular deformation. This angular deformation developed in an object subjected to a tangential deforming force, subjected to a tangential stress. It is called the shear strain. बिल्कुल सिंपल. The angular deformation produced in an object when subjected to a tangential stress or when it is under the action of tangential deforming force, it is called the shear strain. So angular deformation means ये जो एंगल थीटा है, एंगल थीटा इन रेडियन, एंगल थीटा इन रेडियन इज न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द shear strain. हालांकि अगर हम ये कहें कि सपोज इसकी हाइट ये ले ले L और जो भी ये इसका फेस का डिस्प्लेसमेंट है ये ले ले, अगर हम स्मॉल l या x ले लें, सपोज x ले लें ये डिस्प्लेसमेंट, तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट x, ओरिजिनल हाइट है. तो ये जो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर किसी भी बॉडी के ऊपर स्पेशली सॉलिड्स में कितना ही हम फोर्स क्यों ना अप्लाई करें, जो ये स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है ये बहुत ही कम होती है, इसलिए इसके अंदर भी एंगुलर डिफॉर्मेशन बहुत ही कम होगा. एंगुलर डिफॉर्मेशन कम होने की वजह से फॉर स्मॉल एंगल्स के लिए ये जो है थीटा इट विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा ये अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा x अपॉन l, दैट इज lateral displacement of the free surface to the height of this surface from the rigid support or from the fixed surface. It is called the shear strain. इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगेन इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. हालांकि अगर इसको एंगल की फॉर्म में डिनोट किया गया है, एंगल की फॉर्म में एक्सप्रेस किया गया है, देन इट्स यूनिट विल बी रेडियन, बट रेडियन इज आल्सो ए डायमेंशनलेस यूनिट. तो इसलिए यहां पर इसको या तो रेडियन में मेजर करेंगे, और अगर लेटरल डिस्प्लेसमेंट और ये हाइट दी गई है देन इट विल बी इक्वल टू x अपॉन l. तो इस तरह से तीन तरह के स्ट्रेस हैं, तीन तरह के स्ट्रेन. अकॉर्डिंगली क्योंकि हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन कर चुके हैं, रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू स्ट्रेन, तो रिस्पेक्टिव स्ट्रेस और रिस्पेक्टिव स्ट्रेन की रेशियो लेंगे. देयर विल बी थ्री टाइप्स ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. सो व्हाट आर दी थ्री टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? तो टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में तीन तरह के ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होंगे. देखिए किस तरीके से, यहां पर हम डायग्राम्स यही सेम लेंगे, सेम डायग्राम्स. तो पहला जो मॉडुलस है, टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो ये तीन टाइप हो जाएंगे. पहला कहलाता है यंग मॉडुलस. यंग मॉडुलस, इट इज द रेशियो ऑफ
tensile stress or normal stress to the longitudinal strain. Ratio of tensile or normal stress to the longitudinal strain, यानी जिस समय सब्सटेंस के अंदर, बॉडी के अंदर, मैटर के अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रही है अंडर द एक्शन ऑफ द नॉर्मल फोर्स, उस केस में फिर हम इसको टेंसाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं। तो उस समय जो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा ये कहलाता है यंग मॉडुलस। यानी सिंपल वे में क्या डिफाइन करेंगे, द रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस to the longitudinal strain, it is called the Young modulus. Yani it is expressed by y will be equal to tensile stress upon longitudinal strain. Longitudinal strain. Now tensile stress is F upon A. Longitudinal strain is small l upon capital L, where small l is the change in length, capital L is the original length. Therefore, y will be equal to F capital L upon A into small l. This is Young modulus. But in case when the body is subjected to a load as shown in this figure, then in equilibrium what happens, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि F इज इक्वल टू होगा mg और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A it will be equal to pi r square. So Young modulus y will be equal to mg capital L upon pi r square small l. This is Young modulus. तो यहाँ पर जो भी वेट सस्पेंड किया गया है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। गिवन प्लेस के लिए g कांस्टेंट है, ये l ओरिजिनल लेंथ ये मेजर की जा सकती है, r रेडियस इट कैन बी डिटरमिन्ड विद द हेल्प ऑफ ए स्क्रू गेज एंड l इज the change in length. Change in length can also be measured with the help of the linear scale. तो इस तरह से सभी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करके किसी भी मैटर के लिए, किसी भी सब्सटेंस के लिए Young modulus can be determined. Similarly, second type of modulus of elasticity, it is bulk modulus. Bulk modulus जो इस केस में कंप्रेसिव स्ट्रेस के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, इट इज नोन एज बल्क मॉडुलस। हालांकि डेफिनेशन उसी तरह से लेंगे भाई बच्चों, डेफिनेशन में कोई चेंज नहीं। जैसा कि हमने यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन लिया है, ये फर्स्ट टाइप की स्ट्रेस, फर्स्ट टाइप की स्ट्रेन, इसी तरह से जो सेकंड टाइप की स्ट्रेस और उसकी रिस्पेक्टिव स्ट्रेन थी उनकी रेशो ये हो जाएगी बल्क मॉडुलस। तो सेकंड टाइप की स्ट्रेस हमने डिस्क्राइब किया था कंप्रेसिव स्ट्रेस, उसकी रिस्पेक्टिव स्ट्रेन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, तो उन दोनों का जो रेशो है ये कहलाएगा बल्क मॉडुलस। तो इस तरह से बल्क मॉडुलस के केस में क्या बनेगा, बल्क मॉडुलस इट इज डिफाइंड एज, अगर इसको हम डिफाइन करना चाहें तो इसका डेफिनेशन द रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज कॉल्ड बल्क मॉडुलस। रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस to the volumetric strain is called bulk modulus. It is represented by capital B or capital K. तो bulk modulus K या B जो भी आप डिनोट करना चाहें, दोनों लेटर्स ले सकते हैं। तो ये क्या होगा, it is compressive stress upon volumetric strain. Volumetric strain. अब कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है इन इक्विलिब्रियम, इफ F is the force, deforming force, compressive force, then the restoring force will be also numerically equal to the force F. तो इसलिए कंप्रेसिव स्ट्रेस वही F अपॉन A, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होगी डेल्टा V अपॉन V। यहां पर हम डेल्टा V अपॉन V के साथ एक माइनस साइन यूज कर सकते हैं। माइनस साइन डिनोट्स दैट फोर्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। फोर्स इंक्रीजेस,
वॉल्यूम डिक्रीजेस, इसलिए इसके साथ एक माइनस साइन शो कर सकते हैं। तो हालांकि माइनस साइन का बस रिप्रेजेंटेशन, इसका जो मतलब है, उसका जो मीनिंग है वो केवल ये है, ये बताना कि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है विद इंक्रीज इन फोर्स। इसलिए अगर इसकी कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएगी तो न्यूमेरिकल वैल्यू में प्लस साइन माइनस साइन कुछ भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो माइनस साइन यहां पर केवल ये शो करने के लिए है कि फोर्स इंक्रीजेस, वॉल्यूम डिक्रीजेस। सो इट विल बिकम F इंटू V अपॉन A डेल्टा V। अब कोई भी गैस अगर है, फॉर ए गैसियस सिस्टम, अगर कोई गैसियस सिस्टम है जैसा कि हमने यहां पर भी शो किया हुआ है, तो गैसियस सिस्टम के लिए या इस तरह के कंप्रेसिव सिस्टम के लिए कोई फ्लूइड भी हो सकता है, गैसियस सिस्टम या फ्लूइड सिस्टम आप कह सकते हो। फॉर ए फ्लूइड सिस्टम के लिए भी F अपॉन A इट विल बिकम इक्वल टू P, यानी प्रेशर। ऐसे केस में ये प्रेशर से इक्वल हो जाएगा, तो इसलिए K may be also written as PV upon delta V. Minus sign shows that pressure increases, volume decreases. So P is pressure, V is the original volume, and delta V is the change in the volume. Decrease in the volume. तो decrease के लिए ये माइनस साइन है। इसी तरह से थर्ड टाइप, एक चीज यहां पर और यहीं पर हम एक कंसेप्ट और इंक्लूड करते चले, कंप्रेसिबिलिटी। एक चीज और, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, चाहे ये यंग मॉडुलस है या ये बल्क मॉडुलस, यूनिट दोनों के लिए क्या होगी, सभी के लिए, बल्कि क्योंकि जो भी ये स्ट्रेन ली जा रही है इट इज ए डायमेंशनलेस, तो इसलिए यूनिट क्या रह जाएगी, F अपॉन A, यानी वही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। तो इसलिए यंग मॉडुलस के लिए भी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। K यानी बल्क मॉडुलस, इसके लिए भी यूनिट सेम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। यानी स्ट्रेस एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दोनों के यूनिट सेम हैं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कंप्रेसिबिलिटी इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। Reciprocal of bulk modulus is called compressibility, means compressibility will be equal to 1 upon K. Reciprocal of bulk modulus is called the compressibility. इसलिए इसके यूनिट क्या हो जाएंगे, पास्कल इनवर्स। इसके लिए यूनिट हम यूज करते हैं पास्कल इनवर्स, क्योंकि K के लिए पास्कल, तो इसलिए 1 अपॉन K के लिए हो जाएगी पास्कल इनवर्स। थर्ड टाइप का जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और शियर मॉडुलस। तो थर्ड टाइप की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी शियर मॉडुलस, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रीक लेटर ईटा। अब ये क्या है, जो तीसरी टाइप की स्ट्रेस और स्ट्रेन बचे उनकी रेशो, ये आएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, यानी द रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस इन दिस केस व्हेन वन ऑफ द फेस ऑफ द बॉडी इज फिक्स्ड विद ए रिजिड सपोर्ट एंड ए टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन द अपोजिट फेस, फ्री फेस, देन द रेशो of the tangential stress to the shear strain, it is called modulus of rigidity। यानी modulus of rigidity eta will be equal to, ये क्या होगा, tangential stress upon shear strain, यानी eta will be equal to F upon A divided by theta, या eta will be equal to F upon A into theta। अगर स्मॉल एंगल है और लेटरल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है तो थीटा कैन बी सब्स्टिट्यूटेड एज x upon L। तो अगर उसको थीटा को हम x upon L ले लें जैसा कि डिस्क्राइब किया था अभी, तो eta इज इक्वल टू ये हो जाएगा F
इंटू एल अपॉन ए इंटू एक्स। तो इस तरह से ये वैसे मेन रिलेशन इसके लिए ये है। यहां पर थीटा की वैल्यू होगी इन रेडियन, थीटा इज इन रेडियन। Therefore, as radian is a dimensionless quantity, unit for the modulus of rigidity will again be Newton per meter square or Pascal. तो ये तीन मेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। हालांकि इलास्टिसिटी के केस में हम एक रेशो और डिफाइन करते हैं, एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट और डिफाइन करते हैं। ये है पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो, पॉइजन्स रेशो। हालांकि जो मेन हमारे कोफिशिएंट्स हैं वो तीन ही हैं, तीन ही कोफिशिएंट हैं। यंग मॉडुलस, दूसरा हुआ बल्क मॉडुलस और तीसरा हुआ ये मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। लेकिन एक थर्ड रेशो और लिया जाता है, पॉइजन्स रेशो। इट इज एक्सप्रेस्ड बाय सिग्मा। जैसे मान लीजिए कोई रॉड ले लें, इस तरह का कोई रॉड या पाइप है और इस रॉड या पाइप पर मान लीजिए इसकी लेंथ है सपोज L, इस तरह से। अब इसमें क्या किया हमने, एक इसके ऊपर लेटरल फोर्स अप्लाई, लीनियर फोर्स अप्लाई किया, इसका एक एंड फिक्स किया और फिक्स करके इसमें इधर से इनको स्ट्रेच किया गया। मान लीजिए ये रिजिड सपोर्ट के साथ हमने फिक्स किया, इधर से कोई लोड अप्लाई किया, इधर से कोई इसके अंदर एक्सटेंशन क्रिएट किया। तो एक्सटेंशन क्रिएट करने से क्या होगा, इट विल गेट स्ट्रेच्ड, और स्ट्रेच होने पर क्या होगा भाई, इसका जो डायमीटर है, इसका जो रेडियस है वो तो स्लाइटली लेस हो जाएगा और लेंथ इसकी इंक्रीज हो जाएगी विदाउट चेंज इन वॉल्यूम, विदाउट चेंज इन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम में बिना चेंज किए हुए अगर ये हमने इस तरह से कोई भी F फोर्स अप्लाई किया है तो इसकी लेंथ में मान लीजिए ये स्मॉल l चेंज आई है। और ये जो डायमीटर था, ओरिजिनल डायमीटर सपोज कैपिटल D ले लें और ये अंडर डिफॉर्मिंग फोर्स ये डायमीटर सपोज स्मॉल d है। तो यहां पर दो स्ट्रेन डिफाइन की जा सकती हैं। एक कहलाती है, पहली कहलाएगी लेटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन डायमीटर। मान लीजिए जो चेंज इन डायमीटर है, चेंज इन डायमीटर हमें लेना है केवल चेंज इन डायमीटर। तो चेंज इन डायमीटर ये ले लें इस स्मॉल d और ओरिजिनल डायमीटर जो है वो है कैपिटल D। तो ये D अपॉन D इट इज कॉल्ड द लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन के साथ भी हम एक माइनस साइन यूज कर सकते हैं, एक माइनस साइन यूज कर सकते हैं। माइनस साइन शो दैट कि यहां पर फोर्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो ये डायमीटर में डिक्रीज है, डायमीटर डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन द फोर्स। अगर इसके ऊपर ये कोई फोर्स अप्लाई की गई है तो फोर्स अप्लाई किए जाने पर क्या हुआ है, इसके अंदर जो है ये डायमीटर में कमी है। डायमीटर की कमी ले सकते हैं, रेडियस की कमी ले सकते हैं, एक ही बात है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसी तरह से यहां पर दूसरी स्ट्रेन जो प्रोड्यूस होगी वो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ यानी स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। अब यहां पर जो पॉइजन्स रेशो है, पॉइजन रेशो इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये रेशो कहलाती है पॉइजन्स रेशो, यानी स्मॉल d अपॉन कैपिटल D डिवाइडेड बाय स्मॉल l अपॉन कैपिटल L। तो माइनस स्मॉल d इंटू कैपिटल L
divided by capital D into small l, it is called the Poisson's ratio, where small d is the change in diameter, capital D is the original diameter, capital L is the original length and small l is the change in length। तो ये कुल मिलाकर के 4 कोफिशिएंट्स हैं इलास्टिसिटी के लिए। हालांकि मेन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 ही है, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, लेकिन इन्हीं के साथ हम एक ये कांस्टेंट और डिफाइन करते हैं, इट इज पॉइजन्स रेशियो। तो आज के लिए इतना ही रख रहे हैं हम, इसमें और आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको समझ में आता है, पसंद आया है, तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वन एंड ऑल।